नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाबा साहब की बुक जात पात का विनाश और अब हम आ गए हैं 5वें पॉइंट पर, जिसका नाम है वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा। तो शुरू करते हैं। जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथनोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग अब दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और सब भागों में सभी जातियों ने मिश्रण या मिलावट हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही है। माननीय D.R. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व में लिखा है कि भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं हो। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है, जबकि ब्राह्मण इस भ्रम में व कल्पना में मगन है कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग थलग हो चुकी थी, अर्थात यह के लोगों में रक्त व संस्कृति के विदेशी तत्व पहले ही घुल मिल चुके थे। अतः जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं, यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट वंश का संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के हैं जिसके वहाँ के चमार हैं। मद्रास के ब्राह्मणों व चमार में क्या कोई भिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। जाति प्रथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती है। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन करती है। फिर भी वंश भेद की बात मानकर कोई यह सवाल करता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा करते हैं कि अलग अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जाति के अलग रूप हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके ऐसी संतानें पैदा कर सकते हैं जो संतान पैदा करने योग्य होती है और बांझ नहीं होती है। जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप होती, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया व नेगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है।
यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उप जातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है? मेरा विचार यह है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं है तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती है, लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खान पान से रक्त पर कोई असर नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती तब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवंशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर बैटसन ने अपनी किताब मेडल्ड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक सारे गुण आए हैं वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार पर है तो किसे किस तरह के नस्ल के लोगों को पैदा करने चाहिए थे? शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। इनके वंश के लोग छोटे व बौने लोगों की नस्ल जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति में भी खाली है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका 9/10 भाग फौज की सेवा के लिए नाकाबिल घोषित किया गया है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिससे हिंदुओं के एक खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा होता है कि उन्होंने इस जाति पाति की व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने से निचले तबके के लोगों पर जोर जबरदस्ती लागू भी कर दिया है। इनसे स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व व प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए व वर्चस्व को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है कि इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग थलग कर दिया है और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया है। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम।